नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे साथ में आपके पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हो, द फाइनल रिवीजन, एक आखिरी बार। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए बचे हैं अब केवल 32 दिन, और 32 दिनों में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर आना फील हो गया होगा कि यूपीएससी की प्रीलिम्स पास में आते जा रही, हम क्या करें। आप कीजिए, जो भी आप कर रहे हो उसको रिवाइज कीजिए। अभी रिवीजन का ही फेज है, बट उसमें एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, वो है सीसैट। आजकल सीसैट जो है वो लोगों की नैया डुबा रहा है, तो प्लीज अपनी नैया को डूबने मत दीजिएगा। शुरू करते हैं द फाइनल रिवीजन ऑफ पॉलिटी के अगले वाले पार्ट से, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट अब देखने वाले हैं। तो अब तक आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने अलग अलग जो है वो राइट्स देखे थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, और उसमें से राइट टू इक्वालिटी। आपको मेरा वो एक छोटा सा ट्रिक मैंने आप सबको बताया था कि इसके अंदर में इक्वल, ठीक है, ये शब्द आता है, तो इक्वल से आप याद रखो कि इसके अंदर 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल जो है वो आते हैं। इन आर्टिकल्स को हमने डिटेल में देख लिया था। आज अपना टारगेट होगा, क्योंकि ये थोड़े से बड़े आर्टिकल्स हैं, इसलिए इसमें एक हमको पूरा 1 घंटे का सेशन लग गया। आज के इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो राइट्स है आपके, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे के सारे आज किसी भी हालत में, तो सिक्स्थ राइट तो वैसे भी है नहीं हमारे पास में, तो एटलीस्ट ये सारे राइट जो हैं वो हमारे खत्म हो जाए। दैट इज राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और फिर हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए प्लान करना होगा, तो वो फिर हम लोग जो है वहां पर देखेंगे। चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के लर्नर्स आज भी शाइन कर रहे हैं। इस बार का 2023 का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर में AR1 की बात कीजिए, AR3 की बात कीजिए, 6, 9 जिसकी भी बात कीजिए, ये सारे अनअकैडमी से थे। 320 से भी ज्यादा लर्नर जो है वो अनअकैडमी ने इस बार दिए हैं। आप चाहते हो कि आप भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें, लेकिन कहीं पर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रहा है 19 मई, यानी कि इस संडे को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, 2 है। तो मान लीजिए अगर आप एक स्लॉट मिस कर जाते हो तो दूसरे स्लॉट में जरूर आइएगा। 90% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, वैसे ही आम के सीजन चल रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को इसके अंदर में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लकी ड्रॉ, लर्नर्स को और कुछ मिलेगा, तो ये सब जो है वो हमारा चलते रहेगा। तो इसीलिए आप जरूर जो है वो हमारे अनअकैडमी के इस होने वाली सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप की टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमारी 18 मई से नई बैच जो है शुरू होने जा रही है। तो अरविंदा कोड अगर आप यूज करोगे तो सब्सक्रिप्शन, वैसे तो अगर आप सिविल सर्विसेज की चैंपियनशिप जीत जाते हो तो 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसे भी एडमिशन लेते हो तो अरविंदा कोड का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अरविंदा कोड से सब्सक्रिप्शन लीजिए, और बाकी आपको आरएम बैच में एडमिशन मिल जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स करने के बाद में हम शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स। आप सबसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइए। देखिए होता कैसा है कि अगर इस वीडियो को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें या नहीं करें। हम चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि इसके पूरे 15 सेशंस, जिसके अंदर मैं सारा पॉलिटी आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करवा के दूं, वो मैं पूरे इस महीने में अच्छे से कंटिन्यू करूं। लेकिन अगर यहां पर ज्यादा ट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लेस कमेंट, बिकॉज ऑफ लेस लाइक्स, तो मे बी हमको ये सीरीज बीच में ही स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इसलिए दरख्वास्त है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। अच्छा, फ्रीडम में मेरे ट्रिक के हिसाब से फ्री में आपके 4 आर्टिकल्स आएंगे। कौन कौन से? आपका 19, फिर 20, फिर 21 और 22, ठीक है। अब इसी में एक सब आर्टिकल 21A आपका अलग से आता है, तो वो भी आएगा। तो अब हम लोग जो है फ्रीडम के राइट जो है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 पर। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो आपको क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है तो इंटरनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी बहुत सारे राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 को नहीं करते हैं। वो जब मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ऐसा क्यों।
आर्टिकल 19 जो है वो सारे सिटीजन्स को क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। एक जेएस मिल करके थिंकर था पॉलिटिकल साइंस में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है जेएस मिल। जेएस मिल जो है ना वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। अच्छा, एब्सोल्यूट होने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट होने का मतलब होता है कि इसके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। यूजुअली हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर में कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रेस्ट्रिक्शंस लगे लेकिन वो रीजनेबल होने चाहिए। लेकिन जेएस मिल कहता था कि इवन द फूल शुड हैव राइट टू स्पीक एनीथिंग दैट ही और शी वांट्स। वो कहता है कि कम्युनिकेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को मिली है, और अगर आप ये ह्यूमन से छीन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान का अनादर कर रहे हो। तो इसलिए वो तो कहते थे कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एब्सोल्यूट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ इसका मतलब यही नहीं बनता कि आपको सिर्फ बोलने की आजादी है, आप लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हो। और मजेदार बात इसमें यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में साइलेंट रहने का भी आपको हक है, कि अगर आप कोई चीज नहीं बोलना चाहते तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि बोलने के लिए। आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो, आप मूवी बना सकते हो, आप एडवर्टाइज बना सकते हो, आप खुद के व्यूज दे सकते हो, आप दूसरों के व्यूज देख सकते हो। इसी के साथ में आप जो है अगर न्यूज़पेपर हो तो आप लोगों के ऊपर में कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जो भी तथ्य आपको पता है वो आप पब्लिश जो है वो कर सकते हो। ये सारे राइट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में हमारे आते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा। यूजुअली क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि आर्टिकल 19 के ए के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है। ऐसा नहीं है। आप अगर इसको जरा ढंग से देखोगे तो इसको हम कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1, उसके बाद में यहाँ पे क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, इस तरीके से आपके अलग अलग क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 9 के क्लॉज 1 के अंदर में वापस से सब क्लॉज है, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई। एफ को गायब कर दिया है और जी। एफ जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन एज यू ऑल नो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको हटा दिया था। तो ए जो है, तो उसमें अगर आप लोग कभी आर्टिकल 19 लिख रहे हो ना तो उसको लिखते समय क्या लिखोगे? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जिक्र जो है वो किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के सारी की सारी बातें। बट क्या इसके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है? बिल्कुल सर, इसके ऊपर में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसके अंदर में सारी बातें आपकी, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फोन टैप नहीं होना चाहिए, टेलीकास्ट अगर आपको करना है वो सब आप कर सकते हो। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर में आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं सर। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? कि आप देश की जो सॉवरेंटी है, आप देश की इंटीग्रिटी है, आप फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन स्टेट जो है उनके साथ के अगर कोई फ्रेंडली रिलेशन है उसको खराब कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हो, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर किसी का डेफेमेशन कर रहे हो या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहे हो, तो उसके ऊपर में आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो वो आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं कि अरुण जेटली भ्रष्ट है, नितिन गडकरी भ्रष्ट है, तो अगले वाले का भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में एक राइट टू, ठीक है, एक मतलब एक क्या बोलते हैं ना, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का भी उनका हक है, और उनकी रेपुटेशन को कोई ऐसे ही खराब ना करे, ये उनका हक है। तो आप जब बोल रहे हो तो बोलते समय में आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप डिफेम किसी को कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल किया जा सकता है। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है इसके ऊपर में लगते हैं। सेकंड जो राइट आपका इसके अंदर में आता है, दैट इज टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। आप असेंबल होइए, बिंदास होइए, विदाउट आर्म्स होइए, लेकिन क्योंकि जैसे ही आप आर्म्स लेकर के असेंबल हो गए, इसका मतलब आप आर्म्ड रेबेलियन करना चाहते हो, और आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है कि आप एक नया सिविल वॉर करना चाहते हो, और इसका मतलब है कि वहां पर इमरजेंसी तक लग सकती है। आर्म्ड रेबेलियन नहीं हो सकता, आर्म लेकर के आप इकट्ठा हो ही नहीं सकते हो, और उसके ऊपर में फिर आपके ऊपर में बहुत सारी आईपीसी की धाराएं भी लग जाएंगी। तो आप असेंबल हो सकते हो, अगर सब लोगों को आना है आप लोग बिल्कुल असेंबल हो सकते हो, पीसेबली असेंबल हो सकते हो, और कोई जो है वो रोक टोक जो है वो आपके ऊपर में नहीं आएगी।
लेकिन आप पीसेबली अगर असेंबल होना चाहते हो तो उसके ऊपर में भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आपके आते हैं। और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ आते हैं? तो सेक्शन नंबर 144 हमारे, ठीक है, हमारे पास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो दो चीजें हैं हमारे पास में, एक इंडियन पिनल कोड, ठीक है, एक इंडियन पिनल कोड और दूसरा जो है वो सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी और इंडियन पिनल कोड ऐसा है। तो आईपीसी की धारा 141 ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 141 ये कहती है, इंडियन पिनल कोड की धारा 141 ये कहती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो असेंबली ऑफ मोर देन 5 पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल। ठीक है, मतलब क्या? मतलब उनको लगता है कि अगर इतने सारे लोग जो है वो आ गए और उन्होंने अगर गड़बड़ कर दी तो बहुत बार जैसे ही आप लोग खास करके देखो, जैसे संदेश खल्ली में अभी जब कुछ वुमन ने रेप के चार्जेस वगैरह लगाए हुए थे तो उस समय में आपने फिर लगा दिया कि यहाँ पर जो है ज्यादा लोगों का मिलना अलाउड नहीं है और बाकी लोग जो है वहां पर जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी आप लोग जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। या फिर कभी कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब उसकी मूवमेंट जब चल रही थी तो उस समय में सेक्शन 141 लगाया गया था इंडियन पिनल कोड का कि असेंबली ऑफ मोर देन 5 पीपल विल बी अनलॉफुल। अरे भाई सबसे बेस्ट, अभी जब कोविड के टाइम्स जब चल रहे थे तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा बैंक के बाहर में इस तरीके से एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ होता था जिसमें कहा था कि एज पर द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असेंबली ऑफ मोर देन 5 पीपल इज अनलॉफुल, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एंटरटेन मोर देन 5 पीपल इनसाइड आवर बैंक। ठीक है, तो ये 141 जो है वो लगाया जा सकता है जिसमें अगर आप लोग असेंबल होते हो तो अनलॉफुल होगा और आपको अरेस्ट तक उसमें किया जा सकता है या फिर आपको डिटेन भी किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सीआरपीसी का भी सेक्शन है जो कि मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि अगर उसको लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई प्रोसेशन या फिर कोई चीज जो है ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ वगैरह करने वाला है तो अगेन ही कैन रेस्ट्रिक्ट दिस। तो उस समय में आप सुनते हो ना कि कर्फ्यू लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। तो कर्फ्यू लगाना मतलब यही है, सेक्शन नंबर 144 की मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि कोई आवाजाही नहीं होगी, कोई घर से नहीं बाहर निकलेगा। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप जहां घूमना चाहते हो उसका आपको राइट तो है, आप असेंबल होना चाहते हो उसका आपको राइट तो है, लेकिन असेंबल पीसेबली होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज उसके ऊपर में इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो अगेन आपके आते हैं। ठीक है, तो अगेन आप लोग जो है वो पब्लिक ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते हो, आप लोग जो है वो अगेन सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीजों को अगेन आप लोग हाथ में नहीं ले सकते हो। अगर आप लेते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा आता है टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स। तो पहले कोऑपरेटिव्स नहीं हुआ करता था बट देन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड है तो उसने फिर इसको ऐड कर दिया। तो एसोसिएशन फॉर्म करनी है, यूनियन फॉर्म करनी है। अब ये एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, कंपनी बनानी है, पार्टनरशिप बनाना है, एनजीओ बनाना है, या फिर और कोई इंडियन हिस्टोरिकल एसोसिएशन बनाना है, पॉलिटिकल साइंस का एसोसिएशन बनाना है, कोई भी एसोसिएशन अगर आपको बनाना है आप यू आर फ्री टू डू दैट। आपको आपकी लेबर यूनियन बनानी है, आपको आपकी फार्मर यूनियन बनानी है, आपको कोई कोऑपरेटिव बनानी है, अगेन इट इज योर फंडामेंटल राइट कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ में अगर आप अपनी एक यूनियन बनाना चाहते हो बिल्कुल यू आर फ्री टू डू दैट। बट क्या? बट आप लोग जो है वो अगेन यूनियन बना तो रहे हो लेकिन इमोरल यूनियन वगैरह नहीं बना सकते हो। जैसे सोचो अगर किसी ने बना लिया कि ऑल इंडिया थीफ एसोसिएशन, कि सारे हम लोग चोर जो है वो एक साथ इकट्ठा होंगे, ऑल इंडिया किडनैपर्स एसोसिएशन, ये एसोसिएशन जो इमोरल होंगी, ओके, अनलॉफुल होंगी, ऐसी एसोसिएशन आप नहीं बना सकते हो। अच्छा, आप एसोसिएशन बना तो सकते हो लेकिन एसोसिएशन का रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मिलना, दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस गया था कि मैंने अपनी एसोसिएशन बनाई है और इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो एसोसिएशन बनाना आपका फंडामेंटल राइट है लेकिन उसको रिकॉग्निशन मिलना आपका फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 19 में आता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आपके पूरे इंडियन टेरिटरी में आपको जहां घूमना है वहां पर आपको घूमने की आजादी है। इनफैक्ट ये एक वन ऑफ द राइट है जो आज हमारे देश को परोकिलिज्म यानी कि नैरो माइंडेडनेस से रोकता है। वरना क्या होता कि हम मराठी है, हम तमिल है, हम जो है वो मणिपुरी है, हम जो है वो मारवाड़ी है, हम जो है वो कश्मीरी है, बस हम लोग हमारा ही रहेंगे, हमारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा।
आज वननेस की फीलिंग के पीछे यही रीजन है। आज हर तरफ में हर इलाके के लोग कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। आज तमिल मुंबई में भी आए हुए हैं और दिल्ली से अगेन लोगों ने बैंगलोर में जाकर के भी जॉब जो है वो ज्वाइन की हुई है। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आपको पूरा हक है कि आप पूरे टेरिटरी में कहीं भी घूमिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई वीजा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन क्या, लेकिन देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास में शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरियाज हैं। ये एरियाज में आप लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कुछ हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स होते हैं। आप सोचो, आप बोल रहे हो कि भाई मेरा पूरा हक है कि मैं कहीं पे भी मूव करूं, लेकिन आप जो है वो जो एनिमल्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई जोन बनाया हुआ है, उसको आप लोग खराब कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। तो कुछ एरियाज जो सेंसिटिव होते हैं वहां पर गवर्नमेंट बकायदा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है। खास करके जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाती ही है। ओके, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो एक मतलब मैंने आपको बताया कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कहीं कहीं पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट जो है, तो यूजुअली हर एक को मूवमेंट का हक है, लेकिन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स जो है उनकी मूवमेंट को रोका जा सकता है, या फिर कोई पर्सन अगर एड्स अफेक्टेड है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उनको हम लोग रोक सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शन। इसका अगला राइट है, ऑब्वियसली इसकी नेक्स्ट कोरोलरी मूवमेंट अगर होता है, अगर आप कहीं पे मूव करना सीख जाते हो तो सीधी सी बात है आगे आप क्या करोगे, मूव करने के बाद में मे बी यूल गो एंड टेम्परली, या तो आप टेम्परली वहां पर जाकर के रिसाइड करोगे या फिर आप वहां पर सेटल हो जाओगे। ठीक है, टेम्पररी रेसिडेंस मतलब क्या? टेम्पररी रेसिडेंस मतलब जैसे कभी कभी आप में से कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर जाते होंगे। अब जब आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर रहने के लिए जब जा रहे हो तो आप क्या वहां पे परमानेंटली सेटल हो रहे हो? आंसर इज नो। जब भी आप लोग टेम्परली कहीं पर रहने जाते हो तो उसको हम लोग रिसाइड कहते हैं या रेसिडेंस कहते हैं। और जब आप कहीं पर परमानेंटली वहां पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस होता है, उसको हम लोग सेटल होना कहते हैं कि भाई वी आर सेटल्ड इन पुणे। फॉर एग्जाम्पल मी, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, बट मेरे फादर जो है वो महाराष्ट्र में आए थे, और महाराष्ट्र में आने के बाद में फिर पहले टेम्पररी रेसिडेंस था, बट बाद में फिर वो परमानेंटली हम लोग यहीं पर सेटल हो गए। तो जो आपको जगह सूटेबल लगेगी वहां पर आप सेटल हो सकते हो, पहले रिसाइड कर सकते हो पहले, और उसके बाद में वहीं पर आप सेटल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मूवमेंट का नेक्स्ट कोरोलरी ही बनेगा। बट ऑब्वियसली इसमें भी अगेन जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाएगा और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ध्यान रखा जाएगा कि आप जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइबल या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके एरियाज में जाकर के सेटल ना हो। वरना ऐसा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं बाकायदा कि क्या हुआ। अगर आप लोग खास करके जस्ट अ सेकेंड, आप लोग अगर खास करके त्रिपुरा में जाओ तो त्रिपुरा में एक समय में 70% पब्लिक जो है वहां की, त्रिपुरा में 70% पब्लिक जो है वो वहां की ट्राइबल हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो वही त्रिपुरी पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी में जा चुका है, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम आसाम एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो इसके लिए आज त्रिपुरी पॉपुलेशन खुद जो है माइनॉरिटी में जा चुकी है। वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग अब 32-33% के रेंज में है। तो इसीलिए फिर ये ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें जो है वो रेस्ट्रिक्शन जो है हम लोग लेकर के आते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ओके, मतलब बार बार जो है वो अगर कोई क्राइम कर रहा है, बार बार उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी भी अगेन रेसिडेंस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको बैन किया जा सकता है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे करके। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें तो सीधी सी बात है कि ट्राइबल एरियाज में अगर आप लोग गड़बड़ नहीं करोगे और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स की मूवमेंट को भी आप लोग जो है वो या उनके रेसिडेंस को भी हम लोग जो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ राइट्स हैं, और इन सब में सबसे फाइनल राइट जो आता है आपका, दैट इज राइट टू प्रोफेशन। आप कहोगे कि सर ये भी कोई कहने वाली बात है या ये भी कोई लिखने वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि हर किसी को एक अपना चॉइस मिले प्रोफेशन को चूज करने का? बिल्कुल ये कहने वाली बात है, क्योंकि आप अगेन हमारे थोड़े से इतिहास में जाओगे तो आपको पता होगा कुंभार का बेटा कुंभार बनेगा, चमार का बेटा चमार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा। और अगर ये व्यवस्था अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ पे पता है आपको
कि कर्म व्यवस्था नहीं, पहले जन्म व्यवस्था हुआ करती थी कि आपका जन्म जिस फैमिली में हुआ है वही काम आगे आपको संभालना है, और उसी से आपका फिर वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बन करके आती है, और सारी प्रॉब्लम्स हमारे समाज में क्रिएट होती हैं। ऑब्वियसली जब तक आप इसको एक हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखो तब तक ये मिले कैसे आपको हक। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने कहा कि हर किसी को पूरा अपने प्रोफेशन को चूज करने का राइट है। आप कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना चाहते हो। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये ऑक्यूपेशन वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें 2-3 टर्म जो है वो आपके सामने आएंगे कि हर किसी को अपना ऑक्यूपेशन चूज करने का हक है। ऑक्यूपेशन मतलब आप लोग जो है वो क्या काम करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अब इसमें कोई किसी का ऑक्यूपेशन जो है वो होम मेकर, ठीक है, कि भाई हम घर संभालेंगे। किसी का ऑक्यूपेशन हो सकता है ट्रेड करना। अच्छा, अब ट्रेड करने का क्या मतलब है? ट्रेड करने का मतलब है एक चीज सस्ते में लेना और उसको बाद में महंगे में बेचना। जैसे आपके किराने की दुकान वाला, ना तो उसने कोई अन्न बनाया है, ना ही उसने कोई शैम्पू बनाया है, वो क्या कर रहा है? ही जस्ट अ ट्रेडर। तो उसने जो चावल लिए होंगे वो 30 रुपए पे लिए होंगे, आपको 40 रुपए में बेच रहा होगा। शैम्पू लिया होगा, उसमें 20% मार्जिन ले लेगा, तो वो ट्रेडर हो गया। तो किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेड करें। अच्छा, अब इसमें अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस में यूजुअली आप लोग कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हो या फिर आप कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हो। जैसे सीधी सी बात है, मॉनिटर्स बनाना, ठीक है, या फिर मिठाई बनाना। तो ये इसमें यूजुअली प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा कि आप प्रोडक्शन करोगे। जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी है वो बिजनेस है, और उसको आगे जो है वो वाया वाया बेचने वाले जो लोग हैं वो ट्रेडर होंगे। फिर इसमें एक और कंसेप्ट आता है जिसको आप कहोगे प्रोफेशनल्स। नाउ व्हाट आर दिस प्रोफेशनल्स? प्रोफेशनल्स मतलब कौन? जो यूजुअली सर्विसेज देते हैं। जैसे सीए हो गए, तो सीए आपकी कोई क्रिएट तो नहीं कर रहे ना, वो लोग कोई गुड्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। या फिर डॉक्टर हो गए, या फिर इवन टीचर हो गए। ओके, तो यूजुअली ये लोग जो होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रोफेशनल्स के पास में एक अलग कोई स्किल होती है। ओके, तो दे विल डेफिनेटली हैव अ स्किल, और कभी कभी गवर्नमेंट इस स्किल के लिए डिग्री भी कंपलसरी जो है वो करती है। तो ये आपके कुछ जो है वो मैं कहूंगा कि क्लासिफिकेशन है। तो अगर आज तक आपके दिमाग में ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल, बिजनेस, ट्रेड, होम मेकर वगैरह इन सब चीजों को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन था तो मैंने क्लियर कर दिया होगा। इसमें से किसी किसी का प्रोफेशन जो है वो फार्मिंग भी होगा, ठीक है। तो आपको पूरा फ्रीडम है आपका प्रोफेशन चूज करने के लिए कि आपको क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे, सर कितने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है भाई, लगाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्या? एक मतलब आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट डाल सकती है कि भाई तुम कहते हो कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर तो डिग्री दिखाओ। तुम कहते हो मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं यहाँ के सिविल प्रोजेक्ट जो वो सारे के सारे देखूंगा, डिग्री तो दिखाओ। विदाउट डिग्री कल को अगर कोई पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू कर दे तो ये तो गलत बात होगी। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ प्रोफेशंस के लिए अगर कोई कंपल्सरली डिग्री की रिक्वायरमेंट रखना चाहती है तो दैट कैन बी डन। सेकेंडली, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ जो प्रोफेशंस हैं या कुछ जो बिजनेसेस हैं वो अगर खुद के लिए मोनोपोलाइज करना चाहती है और बाकी लोगों को अगर एक्सक्लूड करना चाहती है तो गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवेज का। रेलवेज पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट ही उसका पूरा का पूरा बिजनेस जो वो करती है। हम लोग और आप लोग अगर कल को प्राइवेट पटरी अगर बिछाना भी चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने लिए खुद के लिए मोनोपोलाइज करके रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कुछ चीजों पर मोनोपोली भी रख सकती है। ऐसे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे प्रोफेशन को लेकर के आते हैं। ओके, तो गाइज आई होप ये जो आर्टिकल नंबर 19 था इसकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से जो है वो क्लियर हो गई है। इसके सारे राइट जो है वो अब आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ चुके होंगे। क्या क्या थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peaceably and without arms, form association or union, to move freely throughout the territory of India, to reside or settle in any part of the territory, to practice any profession, to carry out any occupation, trade और business। ये सारे राइट जो है 6 के 6 राइट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एक F में एक और राइट हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे यहाँ पर जो है कि वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमने इसको जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर होता है हमारा आर्टिकल 19 पूरा।
अब हमको बढ़ना है आर्टिकल नंबर 20 की तरफ में, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 की तरफ में बढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पर क्या होता है। देखो कैसा है, बहुत सारे स्टूडेंट का आर्टिकल 20 और आर्टिकल नंबर 22 में कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होता है। मैं कई बार जो है वो विद्यार्थियों से सवाल कर चुका हूं और लोग उसमें गड़बड़ करते ही हैं, अक्सर गड़बड़ करते हैं। अब ये कैसे हम लोग समझे कि आर्टिकल 20 में और 22 में क्या फर्क है, और आर्टिकल 20 में ये जो तीन चीजें हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, एग्जैक्टली इनका क्या मतलब बनता है। तो इसको समझने से पहले आपको हमारा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको समझ करके लेना होगा। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को इतना पता होगा कि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं या जो क्राइम होते हैं वो अलग होते हैं, ओके, और उसके बाद में जो सिविल क्राइम्स आपके होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जो सिविल लॉज डील करते हैं वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल नहीं किया, मैरिज हो सकता है, ओके, डिवोर्स रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, इनहेरिटेंस रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, इससे जो डील करते हैं हम लोग, ये सब जो है वो सिविल केसेस होते हैं। और सिविल केसेस में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा पैसा इन्वॉल्व होगा, ओके, मतलब कोई ना कोई बोलेगा कि मुझे डैमेजेस पे करो, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं किया तो इसका मुझे 2 लाख दो, 3 लाख दो, वगैरह वगैरह। मैरिज है तो उसमें अगर किसी का मैरिज टूट रहा है, डिवोर्स वगैरह हो रहा है, तो उसमें अगेन आपको कितना जो है डिवोर्स टूटने के बाद में कितनी एलिमनी वगैरह क्या मिलनी चाहिए, इनहेरिटेंस में किसको क्या मिलेगा, ये सब आपके सिविल लॉज हो गए। क्रिमिनल में आप लोग देखोगे कि जिसमें जेल जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होगी। जेल मतलब क्या, किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती की है, किसी ने जो है वो रेप किया है, किसी ने जो है वो मर्डर किया है, किसी ने असॉल्ट किया है, ये सब जो है वो आपके क्रिमिनल केसेस में काउंट होगा, ठीक है, ये सब जो है वो आपके क्रिमिनल केसेस में काउंट होगा। अब इसमें से मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो क्रिमिनल केसेस के रिगार्ड में बात करने वाला हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। लेट मी टेल यू, यूपीएससी पिछले 2 साल से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर में सवाल कर रही है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोई क्राइम करता है, ओके, व्यक्ति का नाम है जॉनी, ठीक है, तो जॉनी जो है वो कोई तो क्राइम करता है, ओके, और इसने क्राइम क्या किया है, क्राइम किया है इसने असॉल्ट का। किसके अगेंस्ट में असॉल्ट किया, असॉल्ट किया उसने मोहन को। मोहन जो है उसको मारा, उसको मारपीट की। अब जब आप असॉल्ट करते हो तो असॉल्ट करने के बाद में ऑब्वियसली मोहन को ज्यादा लग गई है, और मोहन को जब ज्यादा लगी है तो ऑब्वियसली व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू द पुलिस। पुलिस के पास जाने के बाद में वो अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाएगा। क्या कर रहा है, मोहन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको जॉनी ने किस तरीके से पीटा, उसकी कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी मोहन को इस तरीके से पीटा। पीटने के बाद में ऑब्वियसली पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है अब इसका काम है कि आपको ये इंफॉर्मेशन मोहन से मिली है, आपने अब तक जॉनी का पक्ष सुना क्या, आंसर इज नहीं, लेकिन फिर भी मोहन पर लगी हुई जो मारपीट के जो निशान आपको दिख रहे हैं उसके बेसिस पे पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जब इसको शुरू करना है पुलिस को, उसके पहले इसको जॉनी को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो जॉनी को अरेस्ट किया जाएगा। जब जॉनी को अरेस्ट करते हैं उस समय में जॉनी को कुछ राइट्स मिलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको 4 राइट्स मिलते हैं, और ये राइट्स कहाँ मेंशन्ड है, ये राइट्स मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में। तो आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में 4 राइट्स है कि भाई 24 घंटे के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, अगर आपको पेश नहीं किया जाता है तो छोड़ा जाए, आपको किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया उसका रीजन बताया जाए, और अगर आपको एक प्रोफेशनल लॉयर जो है तो उससे रिप्रेजेंट करने का हक मिले। तो ये सब जो है वो आपको जॉनी को राइट मिलता है जो आर्टिकल 22 में मेंशन्ड है। अब जो है वो अरेस्ट होने के बाद में जब इसको लेकर के आते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब लेकर के आओगे उस समय में वो पुलिस के पास होगा तो उसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी। और जब पुलिस कस्टडी में होता है तो पुलिस उससे कुछ भी पूछताछ जो है वो कर सकती है। जब पुलिस कस्टडी हो जाती है तो वो ऑब्वियसली इनको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएगा एज पर आर्टिकल नंबर 22। जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी कोर्ट है, कोर्ट में लेकर के जाने के बाद में मजिस्ट्रेट जो है वो अब बताएंगे कि क्या करना है इनको जो है। तो अब देखो इसमें 3 उपाय होंगे आपके सामने, ठीक है। तो यूजुअली जॉनी का जो लॉयर होगा वो कहेगा कि बेल मिल जाए, ठीक है, यूजुअली बेल मिल जाए।
लेकिन मोहन का लॉयर बेल को अपोज करेगा, वो कहेगा बेल अगर उसको मिल गई है मुझे और मारेगा कि तूने मेरे अगेंस्ट में केस फाइल किया, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जान को खतरा है। तो मोहन का लॉयर कोशिश करेगा बेल ना मिले। मजिस्ट्रेट के सामने दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इसको कस्टडी में भेजे, लेकिन कस्टडी में भी दो कस्टडीज होती हैं। एक कस्टडी होगी जिसको हम कहेंगे जुडिशियल कस्टडी, और दूसरी कस्टडी होगी जिसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी। तो देखो जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ना एक सेंट्रल जेल होता है, उस सेंट्रल जेल के अंदर में सभी कैदियों को एक साथ में जो रखा जाता है, इसको हम लोग सेंट्रल जेल कहते हैं। और ये सेंट्रल जेल में जब लोग रहते हैं तो वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर में रहते हैं बेसिकली, कि अगर इनसे कुछ भी पूछताछ भी अगर करनी है तो मजिस्ट्रेट से जाकर के पुलिस को पहले परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी, तभी उस सेंट्रल जेल में जाकर के वो बात कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी में क्या है कि पुलिस के ही जो हवालात है, ओके, पुलिस में ही उनके पास में जो सेल होंगे उसमें ही रखा होता है, और उसी में फिर पुलिस जो वहां पे पूछताछ करेगी। तो पुलिस विल से कि मुझे पुलिस कस्टडी मिले ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इससे पूछताछ करूं, इंक्वायरी करूं। तो अगर बेल नहीं मिलती है तो जॉनी का लॉयर कहेगा भाई मुझे जुडिशियल कस्टडी दे दो, मुझे जाना है सेंट्रल जेल में, मैं जिस सेंट्रल जेल में जाऊंगा। पुलिस कहेगी नहीं मुझे पुलिस कस्टडी दो। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो उसको बेल देता है या उसको जुडिशियल कस्टडी देता है या पुलिस कस्टडी देता है। जो भी है ये सब हो जाने के बाद में ओके, अब पुलिस जो है वो अपना साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेशन शुरू रखेगी, और इन्वेस्टिगेशन शुरू रखने के बाद में इसके ऊपर में जो है वो एक चार्जशीट जो है वो आपकी दायर की जाएगी। ठीक है, कि कौन कौन से चार्जेस लगाने। जॉनी जो है उसके ऊपर में इंडियन पिनल कोड के वायलेशन में तुमने क्या क्या किया वो सारे चार्जेस लगाने पड़ेंगे, कि तुमने ये सेक्शन का वायलेशन किया, तुमने ये सेक्शन का वायलेशन किया, ये सेक्शन का वायलेशन किया। तो ये चार्जशीट में होगा और इसकी हर एक की आपकी अलग अलग पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मोहन को जब जॉनी ने मारा उस समय में अगर उसके हाथ से उसने पैसे छीने हैं या फिर उसने कहा था कि मुझे ये पैसे दे दे वरना मैं तुझे, और तो उसमें दूसरे भी आपके चार्जेस जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे, और ये चार्जशीट जो फाइल की जाएगी कोर्ट के सामने। अब कोर्ट जो है इसके चार्जेस फ्रेम करेगा। क्या करेगा? चार्जेस फ्रेम करेगा। कोर्ट देखेगा कि चार्जशीट जो है किसने फाइल की, पुलिस ने फाइल की। वो बोले हाँ भाई तुमने ये चार्जेस लगाए हैं, इसमें से कौन से चार्जेस रखने कौन से चार्जेस ड्रॉप करने हैं वो कोर्ट का जो जस्टिस होंगे वो वहां पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपने को रखना है। फिर ये चार्जेस फ्रेम करने के बाद में यहाँ पर सीधा जॉनी से पूछा जाएगा, जॉनी आप गिल्टी हो क्या? ठीक है, डू यू फील गिल्टी? तो वो यस या फिर नो कहेगा। अगर यस कह दिया तो भाई मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर उसको जो भी आपको पनिशमेंट देनी है वो पनिशमेंट दे दी जाएगी। और नो अगर हुआ तो अब यहां से कोर्ट का ट्रायल जो है वो शुरू होगा, जिसमें ऑब्वियसली जॉनी जो है वो कौन है, वो एक्यूज्ड है। तो जॉनी कौन है? जॉनी एक्यूज्ड है, और जो एक्यूज्ड होता है तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर आता है लड़ने के लिए उसको हम लोग कहते हैं प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन जो है वो फिर मोहन की तरफ से लड़ेगा कि मोहन को मारा, ओके, और इसको अरेस्ट कराने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियसली अब जॉनी जो है उसको भी तो डिफेंड करने के लिए कोई तो चाहिए, तो डिफेंड करने के लिए फिर आएगा, उसको हम लोग कहेंगे डिफेंस लॉयर। तो अब ये डिफेंस लॉयर अगर इसके पास में है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिफेंस लॉयर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इनको ला करके देगी। फिर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे, ट्रायल वगैरह हुआ। ट्रायल होने के बाद में अब जो है जब ये ट्रायल पूरा हो जाएगा, सारे सबूत सारी गवाह इनको मद्देनजर रखते हुए जज जो है वो फाइनली एक दिन जो है वो अपनी डिसीजन जो है वो सुनाएगा। अब जिस दिन वो जब डिसीजन सुनाएगा उस दिन वो उसको कन्विक्ट करेगा। ठीक है, तो या तो उसको छोड़ देगा या फिर उसको कन्विक्शन देगा कि तुझे इतने इतने साल की जेल होगी। ये कन्विक्ट करते समय में सुनिएगा, ये कन्विक्ट करते समय में जज को किन 3 बातों का ध्यान रखना होगा वो आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है। देखिए लोग जो है इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि उन लोग पूरी तरीके से इन चीजों को ढंग से नहीं समझ पाते हैं कि आर्टिकल 20 में सच में डिफरेंस क्या है, आर्टिकल नंबर 22 में सच में डिफरेंस क्या है। जब तक आप ये पूरा सिस्टम ना समझ लो तब तक आपको नहीं समझेगा। यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, बेल पे सवाल कर चुकी है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि आगे जो है वो
आपका आर्टिकल 20 कहाँ आता है, आर्टिकल नंबर 22 कहाँ आता है? यूपीएससी पूछ चुकी है जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, और आप लोगों का इसमें पुलिस कस्टडी वगैरह जो है वो क्या होता है। ये सब सवाल जो है वो यूपीएससी ऑलरेडी हमसे कर चुकी है। आई होप ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। वापस आपको याद दिला दूं, आर्टिकल 22 इमीडिएटली जब आपको अरेस्ट करते हैं क्राइम होने के बाद में तब आता है, और आर्टिकल 20 जब आपको जजमेंट जब आपके अगेंस्ट में दी जा रही है, आपको कन्विक्शन जब दिया जा रहा है, तो कन्विक्शन होते समय में किन 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा उसको लेकर के आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20 की तरफ में। तो आर्टिकल नंबर 20 जो है वो आपका क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 जो है वो आपका बातें करता है कि इसके अंदर में फर्स्ट जो है, तो इसमें अगर हम 3 प्रिंसिपल अगर हमारे सीधे अगर देखें तो 3 प्रिंसिपल आपके सीधे कौन से आते हैं? तो 3 प्रिंसिपल में सीधा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा आता है नो डबल जेपर्डी, और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब जिस समय में जॉनी ने क्राइम किया था, जिस समय में जॉनी ने क्राइम किया था उस समय पर जो लॉ फोर्स में होगा, उस लॉ में जितनी सजा लिखी होगी बस उतनी ही सजा आपको होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि जॉनी ने जब क्राइम किया उसके बाद में गवर्नमेंट में भी कोई अमेंडमेंट लेकर के आ जाए और आपको ज्यादा सजा दे दे, तो वो सजा उनके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है कि मई 2024 में, ठीक है, अगर जॉनी जो है वो कोई गड़बड़ करता है और उसकी सजा उस समय में 3 साल है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसका आपको तो पता ही है कि कोर्ट सिस्टम जो कितना ढिल्ला होता है, उसको वो 3 साल की सजा जो देनी है उसका वो जब तक ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल चलने में ही आपके मान लो 2 साल लग जाते हैं कि 2 साल जब वो ट्रायल चल रहा है, 2 साल के बाद में उसको सजा जो मिलेगी, ठीक है, 2 साल के बाद तक तब तक तो सजा नहीं मिल पाएगी। और उसी बीच में अगर गवर्नमेंट जो है वो जुलाई 2024 में लॉ को चेंज कर देती है और असॉल्ट के लिए वो सजा जो है वो 7 साल की कर देती है, तो जॉनी को भले ही सजा सुनाते समय में, सजा कब सुना रहे होंगे? लगभग मई 2026 में। तो सजा जब मई 2026 में सुनाई जाएगी उस समय में मई 2024 के लॉ के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी, ना कि जुलाई 2024 के हिसाब से, भले ही आपने लॉ चेंज कर दिया है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि जब वो आपकी फैक्ट हो रही है उसके बाद में अगर आप लॉ को चेंज भी करते हो तो उसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। ओके, तो आफ्टर द फैक्ट मतलब क्या? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, ओके, लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, ओके, और पेनल्टी जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट दैट टाइम, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी का मतलब होता है कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक क्राइम किया तो आपको 2 बार पनिश नहीं, मतलब क्या? मतलब आपने असॉल्ट किया, असॉल्ट करने के बाद में आप जो है आपको अरेस्ट किया, 3 साल की आपकी सजा हुई, 3 साल की सजा के बाद में आप फ्री हो गए। फ्री होने के बाद में आपको वापस पकड़ करके कि भाई तुमने ये वाला जो है वो तुमने असॉल्ट किया था इसलिए वापस तुमको पकड़ करके जेल में डालेंगे, ये नहीं होगा। नो डबल जेपर्डी, डबल पनिशमेंट आपको नहीं होगी, ठीक है। तीसरा जो है वो ये कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या? मतलब आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है टू टेल कि तुमने ही क्राइम किया है, इसको कबूल करो करके। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, हमारे हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में एक लॉ है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये एक बात कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी में आपने किसी क्राइम को कबूल किया है उसको सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। एक मजेदार बात है, बहुत कम लोगों को पता है। आपका क्राइम तभी स्टैब्लिश होता है जब आप किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाँ बोलते हो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये मानता है कि एविडेंस कभी कभी जबरदस्ती निकलवाया जा सकता है कि पुलिस ने 2 डंडे मारे तुमको और तुम शुरू हो गए मैं बताता हूं कि मैंने ही क्राइम किया है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जब आपको 2nd डिग्री 3rd डिग्री ट्रीटमेंट जब दी जाती है तो लोग बोल देंगे कि भाई मैंने ही क्राइम किया है।
तो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से पुलिस के सामने अगर आप लोगों ने किसी चीज को मान लिया है तो उसको एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही आपको हाँ बोलना पड़ेगा। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी of the prosecution to prove that you have done some wrong, और यूजुअली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में you are innocent till you are proven guilty, ठीक है। जब तक आपको गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया जाता है तब तक आप क्या हो, तब तक आप इनोसेंट हो। गिल्टी प्रूव करवाना पड़ेगा और प्रूव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की होगी, ना कि उनकी। मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्राइम किया नहीं किया, ठीक है। लेकिन इन सब के एक्सेप्शन से, पॉलिटी पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ है। नो डबल जेपर्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि जब आपने क्राइम किया था, क्राइम करते समय में जो पनिशमेंट थी उतनी ही पनिशमेंट आपको मिलेगी, लेकिन दिस अप्लाइज ओनली इन द क्रिमिनल केसेस, नॉट इन सिविल केसेस। सिविल केसेस या टैक्स रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें ये अप्लाई नहीं होता है। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो टैक्स जो है वो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो चेंज किया जा सकता है। इसको यूजुअली कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। कि आप 2024 में भी बोल सकते हो कि 2018 से जिसकी भी इनकम 2018 से जिसकी भी इनकम इन्फ्लुएंसर के तौर पर हुई है उनको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स को लगाया जा सकता है इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, ठीक है। सेकंड जो आपका है कि नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी क्रिमिनल केसेस में लगता है, लेकिन खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह होती है या जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में जो होती है उसमें ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगता है। उसमें आपके ऊपर में डबल जेपर्डी हो सकता है, आपको 2 पनिशमेंट मिल भी सकती है कि आपको आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, उससे आपको जेल में भी भेजा गया और उसके बाद में आपको जॉब से भी निकाला गया और आपका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उसको भी जब्त किया गया। ऐसे मल्टीपल पनिशमेंट दी जा सकती है आपको। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट मीन कि आप अपने घर के सीसीटीवी कैमरास नहीं दोगे, देने पड़ेंगे। आप जो है वो आपका फिंगरप्रिंट नहीं दोगे, आप जो है वो आपके डीएनए का सैंपल नहीं दोगे, आप अपने वॉइस का सैंपल नहीं दोगे, आप अपने सिग्नेचर का सैंपल नहीं दोगे। ये नहीं है, आपसे सिग्नेचर का सैंपल लेना, आपसे डीएनए का सैंपल लेना, ये जो है वो बिल्कुल इसके एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमारे आर्टिकल 20 को लेकर के बातें हैं। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो लाइफ एंड लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पर गाइस हम लोगों को एक कंसेप्ट जो है वो सीख करके लेना है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोसीजर established by law and due process of law। देखिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये दोनों जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस है कि जुडिशरी जो है इसको कैसे इंटरप्रेट करती है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिंपल जो मतलब बनता है वो ये है कि देखिए, अगर कोई लॉ है हमारा, ठीक है, उस लॉ में अगर आप लोगों को कह दिया है कि किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो की जाएगी, अपने अगर आपने क्या कांड कर दिया तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट अगर आपको कहता है कि अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया, आपके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, तो आप लोगों को इतना इतना जो है वो पनिश जो है वो किया जाएगा या पनिश किया जाएगा। और वो गवर्नमेंट अपने रूल से यूजुअली बताती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो आपको 5,000 रुपये फाइन, अगर आपने वैलिड इंश्योरेंस नहीं है तो 10,000 रुपये फाइन। और अगर आप लोगों को पुलिस इस तरीके से अगर अरेस्ट करती है, आपको अगर कार पकड़ती है और कार में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था और अगर आपको 5,000 रुपये फाइन लगाया जाता है, तो दिस विल बी राइट। व्हाई? बिकॉज मोटर व्हीकल एक्ट जो कि आपका एक लॉ है, उसके अंदर की प्रोसीजर ये आपको बात कहती है कि अगर आपने नहीं पहना है तो आपके ऊपर में फाइन लगाया जा सकता है।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो लॉस को एग्जीक्यूट कर रहा है वो सही काम कर रहा है। तो आप लोग ये देखोगे कि एग्जीक्यूटिव ने जो है वो राइट प्रोसीजर फॉलो की थी या नहीं की थी, ये आप लोग इस फंडे में देखते हो, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव ने प्रोसीजर को सही ढंग से फॉलो किया या नहीं किया। अब देखो, अगर इसमें प्रोसीजर में ऐसा किया कि सीट बेल्ट पहना हुआ था फिर भी आपको 5,000 रुपए का चालान अगर काट दिया जाए तो प्रोसीजर रॉन्ग है, देन यू विल गो टू द कोर्ट एंड यू विल से कि देख लो, मेरा खुद का डैश कैम देख लो, मेरे डैश कैम में क्लियरली दिख रहा है कि मैंने सीट बेल्ट पहना है, उसके बावजूद 5,000 रुपए का फाइन लगाया है। तो फिर जुडिशरी कहेगी इस एग्जीक्यूटिव को, इस पुलिस को कहेगी कि क्या भाई ये क्या बदतमीजी है, जब इन्होंने प्रोसीजर पूरी फॉलो की हुई है और प्रोसीजर वो राइट है तो फिर तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो, और फिर ये 5,000 रुपए का फाइन जो है वो खत्म किया जाएगा। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओनली सेज कि आप जो है वो प्रोसीजर ढंग से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट अगर लॉ गलत है या नहीं है, इसके राइटनेस या रॉन्गनेस में आप नहीं जाते हो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में, मतलब लॉ आपका फेयर है या नहीं है। मान लो कल को इसमें ऐसी कोई प्रोविजन आ जाए जिसके लिए आपको डेथ सेंटेंस दे दिया जाए कि कार का एक्सीडेंट हो गया, डेथ सेंटेंस दिया जाए, तो अगर कल को कार का अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, बाकायदा दी जाएगी, इन कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट कहेगा आई ओनली फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर लिखी हुई है लॉ में तो फिर सब सही है। लेकिन फिर यहीं पर आता है एक अमेरिकन कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें यह कहता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सिर्फ आप लोग ये चेक करते हो कि सिर्फ प्रोसीजर सही थी या गलत थी, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप प्रोसीजर के साथ साथ आप ये भी चेक करते हो कि लॉ जो है वो आपका सही है या गलत है। लॉ की राइटनेस एंड रॉन्गनेस, लॉ के फेयरनेस एंड अनफेयरनेस पर भी आप सवाल जब करते हो उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मनेका गांधी केस तक, ठीक है, मनेका गांधी का क्या केस था, तो मनेका गांधी आप सबको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी जो है उनकी बहू, तो इंदिरा गांधी जी के दो बच्चे थे, एक थे संजय गांधी और दूसरे तो थे वो राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के बच्चे जो है वो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वगैरह है, संजय गांधी और मेनका गांधी के वरुण गांधी वगैरह ये बच्चे हैं। तो यही मनेका गांधी जब इमरजेंसी खत्म हुई, इमरजेंसी खत्म होने के बाद में जब वो बाहर जा रही थी, आउट ऑफ द कंट्री जा रही थी, तो पासपोर्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस को यूज करके उनको रोका गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो किया करती थी, उन्होंने वहां से 78 वगैरह का जो किस्सा है, तो वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनेका गांधी केस से उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोसीजर सही है नहीं, हम लॉ की भी राइटनेस एंड रॉन्गनेस चेक करेंगे। पासपोर्ट एक्ट में ही कुछ प्रोविजंस गलत दिए हुए हैं तो हम जो है उसको खत्म करेंगे। और इस तरीके से हमारे देश में मनेका गांधी केस के बाद में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से हम लोग सडनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ में शिफ्ट होते हैं। वैसे अगर इसका मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना करके दूं तो वो ऐसा बनता है कुछ कि डीपीएल, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर कुछ इस तरीके से है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में आप लोग सिर्फ प्रोसीजर की राइटनेस एंड रॉन्गनेस देखते हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप लोग प्रोसीजर एज वेल एज लॉ की राइटनेस एंड रॉन्गनेस दोनों देखोगे। तो दिस इज पीईबीएल, एंड पीईबीएल का एक ब्रॉडर कंसेप्ट विल बी कॉल्ड एज द डीपीएल, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो गोलकनाथ AK गोपालन जो है 1951 में उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था। जब वो कोर्ट में गए थे तो उस समय में कोर्ट ने कहा कि भाई हम लोग तो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हैं और उसके अंतर्गत हम लोग, ठीक है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, प्रोसीजर अगर फॉलो की गई है तो सही है, हम लॉ के राइटनेस रॉन्गनेस में नहीं जाएंगे। बट बाद में मनेका गांधी के केस से अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम फॉलो करते हैं। इसीलिए इनफैक्ट आप लोग देखोगे कि आज मल्टीपल राइट जो हमको मिले हैं, चाहे वो आप राइट टू एजुकेशन की बात करो, राइट टू लाइवलीहुड की बात करो, क्लीन एनवायरनमेंट की बात करो, तो बहुत सारे लोग फिर जो है वो कोर्ट गए। उन लोग हर कोई जब जिनके इनके राइट वायलेट होते तो इन लोग कोर्ट जाते थे, और कोर्ट में जा करके सुप्रीम कोर्ट ने आज राइट टू लाइफ को, तो राइट टू लाइफ को सिर्फ वो बोले कि मियर एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए भैया, तुम्हारी लाइफ जो है एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, और उसके लिए तुमको जो करना है वो करो, उसकी पूरी आजादी जो है वो हमको यहाँ पर मिलती है। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A।
आर्टिकल 21 ए क्या करता है? तो देखिए, मैंने आपको कहा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि आपका कौन सा आर्टिकल है? ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। तो इसमें ही एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास में 1993 में, नोट कीजिएगा। केस का नाम था उन्नी कृष्णन केस, जिसमें उन्होंने कहा कि आप डीपीएसपी नंबर 45 खोल के देखो। डीपीएसपी नंबर 45 ये कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट। ठीक है, इसका प्रावधान होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है। उन्नी कृष्णन केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, 1950 में आपने संविधान बनाया है, आज लगभग मोटा मोटी 43 इयर्स हो गए हैं, और तुम लोग 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री स्कूल नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इसीलिए ये उन्नी कृष्णन केस को ध्यान में रखते हुए फिर पार्लियामेंट जो है वो एक अमेंडमेंट लेकर के आती है। अमेंडमेंट नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 चेंजेस लाते हैं, एक फंडामेंटल राइट को लेकर के, एक डीपीएसपी को लेकर के, और एक फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के। और फंडामेंटल राइट में यहाँ पर ये आर्टिकल नंबर 21 ए को ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। अब ध्यान रखो, यूजुअली हमको क्या लगता है कि 6 to 14 मतलब पहली से लेकर के 8वीं में कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, तो लोगों को लगता है कि पहली से 8वीं या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगा और कंपल्सरीली सबको मिलेगा। तो ऐसा आप डायरेक्टली इन्फर मत करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो शब्द है वो है 6 to 14 ईयर्स, तो सिर्फ 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं बस उन्हीं को ये जो है वो फ्री मिलता है। अब हो सकता है एक आधा बच्चा 8 साल का हो लेकिन वो पहली में पढ़ रहा हो, ठीक है, तो उसको पूरा नहीं मिलेगा, उसको 14 साल तक का हो तब तक ही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। इसलिए हम लोग ये राइट टू एजुकेशन जो है वो लेकर के आते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 45 है इसका प्रमोशन करवाती है। तो पहला एक ऐसा डीपीएसपी है जिसका प्रमोशन फंडामेंटल राइट में हुआ, और फिर इस आर्टिकल को चेंज करके इधर के डीपीएसपी को चेंज करके कह दिया कि जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं तो उनका भी अगेन स्टेट जो है वो देखभाल वगैरह कर सके, इस तरीके का कुछ प्रोविजन करना है, तो ऐसे चेंज कर दिया। और फंडामेंटल ड्यूटी में आपकी 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको आप पढ़ाएं। ये है आपका आर्टिकल नंबर 21। ये हुआ था आपका 2002 में, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आए थे। अच्छा, अब इसके बाद में इसी को लेकर के एक एक्ट लाया गया था, आरटीई एक्ट 2009 में, और 2010 से इस आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश में कि सबको, सारे जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको फ्री एजुकेशन मिल सके। अब भैया आ गया है हमारा आर्टिकल नंबर 22। मैंने आपको पहले ही कहा था आर्टिकल 20 और 22 में कहाँ फर्क आता है। आर्टिकल 20 और 22 में फर्क कहाँ आता है? तो आर्टिकल 20 जब ये आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लास्ट में जब आप कन्विक्शन करने जा रहे हो उस समय में आएगा, और आर्टिकल 22 जो है वो आपके एकदम स्टार्ट में जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है उस समय में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई क्राइम किया है और पुलिस जो है अगर आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो उस समय में आपको कौन से प्रोटेक्शन मिलेंगे, इधर अरेस्ट के समय में या फिर डिटेंशन के समय में। यूजुअली अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको जेल वगैरह लेकर के जाते हैं, और डिटेन का मतलब है स्थानबद्ध करना। स्थानबद्ध किसी को एक कमरे में भी किया जा सकता है या वगैन जेल में भी लेके जा सकता है। तो डिटेंशन और अरेस्ट ऐसा है। तो अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए आर्टिकल 22 के अंदर में, तो सॉरी, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आर्टिकल 22 आता है और आपको 4 हक दिलाता है। और वो 4 हक कौन से हैं? वो 4 हक जो है आपके, एक सेकेंड, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको 4 हक कौन से मिलता है? तो पहला है कि एक मतलब आपको जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, कौन से कारण से आपको अरेस्ट किया गया। दूसरा है he should not be denied any right to consult or be defended by legal practitioner। मतलब क्या? मतलब सेकंड राइट आपको मिलता है कि आपको एक लॉयर से डिफेंड करने का हक मिले। तीसरा आपको कहा है कि अगेन जैसे ही आपको कस्टडी में लिया है, कस्टडी में लेने के बाद में विद इन 24 आवर्स आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाना पड़ेगा।
एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। जर्नी में जो टाइम था उसको छोड़ दो, बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करो। और अगर आपने नहीं किया तो चौथा राइट है, अगर नहीं पेश करते हो तो उसको फिर रिलीज करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका चौथा राइट है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करें तो चार आपके ये राइट आते हैं। एक, ग्राउंड आपको पता करे। दूसरा, आपको लीगल प्रैक्टिशनर से डिफेंड करने का हक मिले। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और चौथा, अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया 24 घंटे के अंदर तो आपको छोड़े। ठीक है, ये हो गया आपके अरेस्ट के लिए बातें। लेकिन अगेन इसके एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस है भाई साहब कि अगर, ठीक है, आप एनिमी एलियन हो तो आपको ये राइट नहीं मिलेंगे। मतलब आप लोग भूलो मत, आर्टिकल नंबर 22 ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। कभी कभी अगर हम किसी कंट्री के अगेंस्ट में वॉर पर हो तो यूजुअली उसको एनिमी एलियन, एलियन का मतलब है फॉरेनर। अगर हम किसी कंट्री के अगेंस्ट में अगर वॉर में है तो वो कंट्री हमारा एनिमी बन जाएगा और उसका सिटीजन हमारा एनिमी एलियन बन जाएगा। जैसे चाइना के साथ में वॉर चल रहा है तो एनिमी एलियन। अच्छा, एनिमी एलियन हमेशा नहीं होता है, यूजुअली वॉर की सिचुएशन में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती कि ये जो है हमारा एनिमी है और एनिमी एलियन इसके सारे सिटीजन हमारे बन गए हैं। तो एनिमी एलियंस को ये राइट जो है वो नहीं मिलता है कि भाई उसको ये राइट नहीं मिलेंगे, उसको फिर हमने अरेस्ट किया तो कर ही लिया। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आती है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप जो है वो कोई क्राइम करने वाले हो, ये मुझे पता चल चुका है, उसके पहले ही मैंने तुमको उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे खास करके आर्टिकल नंबर 370 को जब एबॉलिश किया गया, उसको इन ऑपरेटिव जब किया गया, जब उसको इन ऑपरेटिव किया तो उनको पता था कि अब यहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, पीडीपी के लीडर्स हैं, कश्मीर के और भी लीडर्स हैं, वो लोग हो हल्ला करेंगे। वो लोग अगर कुछ जाकर के बातें करेंगे तो मे बी सिचुएशन जो है वो अफरा तफरी की बन जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके बाद में उनको क्या किया गया? उनको वहीं पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके ही घर पे रख लिया गया। ठीक है, तो ये कहा जाता है इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए आप उसको पहले ही डिटेन करके उसको वहीं पे, या तो आप उसको उसके घर में ही हाउस अरेस्ट करो या फिर जेल में लेकर के आकर के उसको बिठा दिया है। तो ये दो केसेस में आपको ये हक नहीं मिलता है। लेकिन फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन भी अगर किया है हमने, ओके, अगर किसी को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर डाला है तो उसको कुछ हक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो हक में भी अगेन आपने एक्सेप्शन बहुत डाल दिए। एक तरफ में आप बोलते हो कि उनको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड पर आपको डिटेन किया गया, बट फिर इमीडिएटली आप कहते हो कि ग्राउंड बता सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ग्राउंड नहीं बताना है तो आप नहीं भी बता सकते हो। जैसे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं या पीडीपी के जो लीडर्स हैं, उनको बोला कि आपको क्यों, हमको क्यों अरेस्ट किया, तो या तो ग्राउंड बता सकते हो कि भाई आप आर्टिकल 370 हमने एबॉलिश कर दिया है तो उसके बाद में आप यहाँ पर ज्यादा गड़बड़ ना करो इसलिए, या फिर हमको लगता है कि नहीं बताना हमको तो नहीं बताएंगे तुमको। तो ये है, तो एक मतलब या तो आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड नहीं बताते हो तो भी चलेगा पब्लिक इंटरेस्ट में। और दूसरा इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज अगेन लीगल प्रैक्टिशनर से आपको डिफेंड करने का हक होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि लॉयर से डिफेंड करने का हक होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा। एंड इनफैक्ट आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक बार अगर डाल दिया तो आपको कितने महीने तक डाल सकते हैं? 3 महीने। छोटा मोटा नहीं है भैया, सीधा 3 महीने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया तो 3 महीने जाओ जेल में। ठीक है, और 3 महीने जो है वो आप उनको प्रिवेंटिवली डिटेन करोगे। 3 महीने के बाद में अगर आप मतलब इनको अगर और बियॉन्ड अगर इनको अरेस्टेड रखना है तुमको या डिटेन अगर रखना है तो फिर आपको एक जुडिशियल बोर्ड जो है उससे जाकर के परमिशन लेनी होगी, जिसमें एटलीस्ट कोर्ट के जज की कैपेबिलिटी, यानी कि हाई कोर्ट के जज का एलिजिबिलिटी वाले जो जजेस होंगे, ऐसे जजेस उस पर हाँ या ना बोलेंगे कि क्या इनको और 3 महीने के लिए एक्सटेंड करें या वहीं पर रोक दें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर करते हैं तो 3 महीने के लिए होता है। 3 महीने के बाद में आपको ये जुडिशियल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है और फिर ही आप लोगों को और आगे जो वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यही वाली बात जो है वो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि एक एडवाइजरी बोर्ड जो जुडिशियल बोर्ड रहेगा, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर और हैव क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो जिसका क्वालिफिकेशन, या तो तुम हाई कोर्ट के जजेस रहो
या फिर उसका आप क्वालिफिकेशन रखते हो कि आप जो है वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। तो ऐसे क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो इस एडवाइजरी बोर्ड में रहेंगे और उन लोग बताएंगे कि आपको 3 महीने अभी आगे और हम अरेस्ट करके रखें या अभी छोड़ दें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी फिर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के लॉज यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने लॉ बनाए हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपने सुना होगा। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोजिव के एक्ट्स हैं, इसके अलावा ड्रग्स के एक्ट हैं, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह है। तो ये सब एक्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के ही आते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी इसी के अंदर में आता है। नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो गाइस देखो, अभी हम लोगों ने फ्रीडम के सारे राइट जो है वो कवर किए, राइट टू फ्रीडम के। कौन कौन से थे? तो राइट टू फ्रीडम के अंदर में हमारा आर्टिकल नंबर 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, 21A और 22। ठीक है, और आई होप जिस तरीके से मैंने सिखाया है आपको आर्टिकल नंबर 20 और 22 में एकदम अच्छे से डिफरेंस पता होगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट के राइट में। तो उसमें 2 राइट है मेजरली आपके। ओके, तो एक है आपका प्रोहिबिशन। ठीक है, तो एक है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 2 चीजें की बात कर रहे हैं। एक मतलब ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? सिंपल भाषा में अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया जाए तो जो लॉज आप प्रॉपर्टी पर लगाते हो वही लॉज ह्यूमन पर लगाना। प्रॉपर्टी को हम खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम एक थोड़े से क्या कहते हैं लीज करके दे सकते हैं, भाड़े पे दे सकते हैं। ये सब जो होता है यही जब आप इस तरीके से ह्यूमन पे लगाते हो कि उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उनसे फोर्सफुली आप लोग जो है उनको भिखारी बना रहे हो, इनको यहाँ से वहां लेकर के जा रहे हो, उसके बाद में उनका ऑर्गन थेफ्ट वगैरह कर रहे हो, ये सब जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही पार्ट है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन अगेन उसमें से एक पार्ट है। तो हमारे कंट्री में हमारा आर्टिकल नंबर 23 क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ अगर चाहे तो पूरी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो रोक देगा। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ओके, ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। और बेगार एंड एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर इज ऑल्सो बैंड। व्हाट इज बेगार? तो ये अभी आपको थोड़ा सा लेस कॉमन दिखेगा, लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक बंदे को आप लोग काम पे लगाते थे, उसको बोल रहे तू काम कर, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। इसको फोर्स लेबर भी कहते हैं। और बेगार में होता था कि बस तेरे को रहने के लिए मिलेगा और खाने के लिए मिलेगा, लेकिन तुझे इसके एवज में कोई भी तनख्वाह वगैरह जो है नहीं मिलने वाली है। दैट वाज बेगार सिस्टम, और इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। फोर्सफुली आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो। ओके, एक्सेप्ट, अभी इसमें भी एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्या है कि देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फोर्स लेबर जो है वो अगर पब्लिक सर्विस के लिए अगर आपको किसी लोगों से करवानी है तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी करवा सकती है। कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। यूजुअली कोविड में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे डॉक्टर जो छुट्टी पे जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, पब्लिक सर्विस में तुमको यहाँ पर कोविड में काम पे आना पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा, तो दे कैन फोर्स यू। या फिर देश पर जो है वो क्या कहते हैं कि मुश्किलें आई हुई है, तो तुमको एनरोल किया जा सकता है, जाओ आर्मी में जाओ और लड़ो। तो ये बातें जो है वो आपकी आर्टिकल 23 को लेकर के आती हैं। तो हमारे कंट्री में ये सब पनिशेबल है। और ऑब्वियसली प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो ये तो गलत ही है कि 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्री या माइन या फिर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में हम लोग एम्प्लॉय नहीं करेंगे। ये तो सही बात है। इसी को लेकर के फिर 1986 में हम लोग जो है वो एक लॉ भी लेकर के आए थे जिसका नाम था चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, उस एक्ट के थ्रू कंपलसरी ऐसा कहा गया था कि बच्चों को काम नहीं करवाओगे वगैरह वगैरह। 2006 में इस एक्ट में हम थोड़ा सा अमेंडमेंट लेकर के आते और हमने कहा कि 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको आप होटल, रेस्टोरेंट या फिर और कोई घर वर इन सब में भी आप लोग काम पे नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए फिर 14, इसलिए आप लोग बहुत जगह पे देखोगे कि यहाँ पर बाल कामगार जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर बच्चे जो मजदूरी नहीं करते हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है। 2006 में ये किया गया। और अभी रिसेंट में 2016 में इसमें एक और अमेंडमेंट लाया गया जिसमें इन्होंने कहा कि एडोलेसेंट जो बच्चे हैं, यानी कि क्या, यानी कि 18 साल के नीचे लेकिन आप 14 साल के ऊपर हो, ऐसे जो बच्चे हैं उनको भी अब जबरदस्ती फैक्ट्री या माइन या फिर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये
1986 के एक्ट में अभी रिसेंट में अमेंडमेंट आई है जो कि ये सारी बातें हमको बताती है। बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के। तो अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है हमारा, तो फ्री वापस हो गया। तो फ्री का मतलब है इसके अंदर में आपके कितने आर्टिकल्स आने हैं, इसके अंदर में हमारे जो है वो आर्टिकल्स आएंगे 4। कौन कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, 24 के बाद में 25, 26, 27 और 28। यहाँ पे सारे रिलीजन के सिंबल थे, एक्चुअली वो दिख नहीं रहे हैं। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओम बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो चांद बना हुआ है, ठीक है। तो बस बताना चाहता हूँ इसमें सारे रिलीजन है, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट जो मिक्स हो गया। एनीवेज अगला जो हमारा मुद्दा आता है वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 4 कंसेप्ट है इसके अंदर में। क्या क्या है? एक आपको कहा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दूसरा कहा प्रोफेस, तीसरा कहा प्रैक्टिस और चौथा कहा प्रोपोगेट। कंसाइंस का मतलब क्या है? कंसाइंस का मतलब है मेरी विवेक बुद्धि, मेरे विवेक बुद्धि के हिसाब से मैं भगवान को जिस रूप में पूजना चाहता हूं उसका मुझे हक हो। मैं चाहता हूं कि भगवान को मैं एक कान्हा, और कान्हा में भी आप उसको लल्ला करके पूजना चाहते हो, आपकी पूरी इच्छा है। आप राम भगवान को राम सीता, राम और क्या कहते हैं सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान इनके रूप में पूजना चाहते हो, या अगर आप राम को लल्ला के रूप में पूजना चाहते हो आपकी मर्जी। अगेन आप अल्लाह को पूजना चाहते हो, अगेन उनके साथ में जिस तरीके का रिलेशन रखना है वो आपका पूरा कंसाइंस है, आपकी विवेक बुद्धि है, कोई आपको रोक टोक जो है उसमें नहीं है। दूसरा फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। प्रोफेशन ऑफ रिलीजन का सिंपल मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली, कि मैं इसमें मानता हूं, मैं हिंदुइज्म में मानता हूं, वो कहता है मैं इस्लाम में मानता हूं। तो ये अगेन तुम्हारे लिए जो है वो पूरा यू आर फ्री टू डू दैट, दैट इज राइट टू प्रोफेस। प्रैक्टिस में जो भी इसके रिचुअल्स हैं, वर्शिप है, सेरेमनीज हैं, जो भी मुझे फॉलो करने हैं मैं वो कर सकता हूं, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, ठीक है। और लास्ट है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट में अगेन मैं अपने रिलीजन के जो भी आइडियल्स हैं वो दूसरे को बताऊं और दूसरे को कन्विंस करके मेरे रिलीजन में कन्वर्ट भी कर सकता हूं। ये आपके आते हैं इसके अंदर में मोटा मोटी 4 फंडे, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, ऐसे 4 आपके जो है वो चीजें आते हैं। लेकिन क्या? लेकिन इसमें एक जो है वो आप लोगों का जो रेस्ट्रिक्शन आता है वो ये है कि अगेन इसके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर के, मॉरालिटी के, हेल्थ के, कि आप रिलीजन फॉलो कीजिए बट हेल्थ के अगेंस्ट में जा सकते हैं। आपको अगर रमजान के महीनों में रोजों का पालन करना है कीजिए ना, लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को बोल रहे हो तो फिर गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इमोरल रिलीजन नहीं बनाया जा सकता। पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने में आपको बड़ा सा प्रोसेशन निकालना है, बट उसमें आप पूरा ट्रैफिक जैम कर रहे हो तो ये भी तो नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है वो कहीं कहीं पे उसको रेस्ट्रिक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया आपका रिलीजियस एस्पेक्ट। अब कुछ सेक्युलर एस्पेक्ट भी आपके होते हैं जिसके अंदर में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है सारे रिलीजन के अंदर में। तो इसका आर्टिकल नंबर 25 का क्लॉज नंबर 2 में सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजन के इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटी को अगर गवर्नमेंट चाहे तो लॉज के थ्रू रेगुलेट कर सकती है। और वही मैंने आपको बताया कि तिरुपति, उसमें भगवान की पूजा कैसे होगी, भगवान को भोग क्या लगेगा, ये ऑब्वियसली आपका आस्था है और आप उसको पालन कीजिए उसमें। लेकिन इसके अंदर में इसकी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल और सेकुलर जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि आपकी क्राउड मैनेजमेंट आप लोग कैसा कर रहे हो, इसके पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, और इसका ही सब क्लॉज बी ये कहता है कि हिंदू रिलीजन के अंदर में, अब इसमें हिंदू रिलीजन जो है उसके अंदर में थोड़ा सा इसका वाइड इंटरप्रिटेशन लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू का मतलब है हिंदू प्लस सिख प्लस जैन प्लस बुद्धिस्ट। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में इन्होंने लिखा है कि हिंदू रिलीजन के अंदर में मतलब सिख, जैन एंड बुद्धिज्म में भी अगर सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई रिफॉर्म्स लेने हैं, जैसे थ्रोइंग ओपन टेम्पल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल द पीपल, तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फिर आपका गलत बात जो है वो रहेगा। तो गाइज ये है आपका आर्टिकल नंबर 25, ठीक है, जिसमें आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे आपको रिलीजन का राइट मिलता है। बट आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को रिलीजन का राइट देता है,
आर्टिकल 26 क्या करता है? तो आर्टिकल 26 जो है वो कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम का राइट देता है। मतलब क्या? मतलब अगर मेरे जैसे कुछ लोग और आना चाहते हैं, साथ में मिल करके हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जिसके अंदर में हम लोग अगर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पस बना सकते हैं। हम लोग अगर उसके अफेयर्स को मैनेज करना है कर सकते हैं। हम लोग अगर कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप मूव कर सकते हो, जैसे गाड़ी है, सोना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन, अगर आप जमीन वगैरह खरीदना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 26 जो आपको कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम देता है। आर्टिकल नंबर 27, ठीक है। अब इसमें बहुत ही मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं। इसको अगर थोड़ा सा अगर आप लोग ढंग से पढ़ो तो इसमें देखो क्या लिखा है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। लोगों को लगता है इसका मतलब ये होगा कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन का मतलब है कि कोई भी टैक्स आपको नहीं लगाया जाएगा किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब ये बनता है कि आपको टैक्स लगाया जा सकता है, या फिर आपसे जो टैक्स का पैसा हमने लिया है वो हम लोग रिलीजियस एक्टिविटी में लगा सकते हैं, बट वी विल नॉट प्रमोट ओनली अ पर्टिकुलर रिलीजन, वी विल प्रमोट ऑल द रिलीजन्स। और यही आप लोग देखते हो कि अगर आप हज के लिए सब्सिडी दे रहे हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी दे रहे हो, तो करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी या उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसा है कि टैक्स का पैसा यूज नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हो, लेकिन फिर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन नहीं करोगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कभी यूपीएससी या और कोई एग्जाम पूछ ले कि भाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो करना पड़ेगा क्या हमको, तो करना पड़ेगा, करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होगा। ओके, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 27। अगला आर्टिकल जो है वो है आपका आर्टिकल नंबर 28, जो कि कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का क्या कर रहे हैं भाई, वो अगर हमको अटेंड करनी है नहीं करनी है। तो आर्टिकल 28 में देखो आप लोग 4 टाइप के इंस्टीट्यूट जो है वो देख सकते हो। एक इंस्टीट्यूट जो कंप्लीटली स्टेट मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेट मेंटेन करना है मतलब कौन? मतलब गवर्नमेंट ने ही बनाया और गवर्नमेंट ही उसको मेंटेन कर रहा है। दूसरा इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, तो स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन एंडोमेंट और ट्रस्ट ने उसको बनाया था और पैसे उसने दिए थे। तीसरा इंस्टीट्यूट जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, और चौथा जिसको स्टेट पैसा भी देता है रिकॉग्निशन के साथ में। तो इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। फर्स्ट टाइप में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, सेकंड में परमिटेड है, क्योंकि इन्होंने बताया था हमारा रिलीजियस एंडोमेंट और ट्रस्ट था, हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो दी जाएगी। और इसमें वॉलंटरी है कि जो रिकॉग्नाइज्ड है और जो एड रिसीव कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से वॉलंटरी है कि देना है या नहीं देना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, वॉलंटरी है कि यहाँ पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है तो मत करो, और करनी है तो करो, आपकी मर्जी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी 2 आर्टिकल्स पर, जो कि है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को लेकर के। तो ये यूजुअली माइनॉरिटीज के लिए हम लोगों ने बनाए थे, ठीक है, ये माइनॉरिटीज के लिए हमने बनाए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के लिए बनाते बनाते एक चीज लिख गया और उसने गड़बड़ कर दी, उन्होंने लिख दिया एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस। तो इन्होंने कहा था हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। कौन सी माइनॉरिटी? तो 2 माइनॉरिटी, एक जो है वो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी, यानी कि लैंग्वेज की माइनॉरिटी, और दूसरी जो होगी वो होगी रिलीजियस माइनॉरिटी, उनको हम लोग ये हक देना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने लिखते लिखते लिख दिया एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस residing in territory of India or any part thereof having the distinct language या script या culture have right to preserve the same या conserve the same। तो आपने जैसे ही एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोला, मतलब आपके सब लोग आ गए, फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब आ गए, हर किसी को अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का हक है। ओके, तो ये कल्चरल राइट जो है, क्योंकि कल्चर ही प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब कल्चर ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये आपको हक जो है मिल जाता है आर्टिकल नंबर 29 में। लेकिन आर्टिकल 30 पक्का जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को मिलता है।
और ये माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का हक देता है। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो, लोगों को कंफ्यूजन रहता है आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 28 में और आर्टिकल नंबर 30 में। तो क्या बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 26 सब लोगों को अवेलेबल है, आर्टिकल 26 सब लोगों को अवेलेबल है, और इसमें आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने लिए बना सकते हो। आर्टिकल 28 जो है वो कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाएंगी, और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटीज को खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन देता है। तो बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, all minorities have right to establish and administer educational institution of their choice. This is article number 30. तो गाइज, इसी के साथ में हमारा आर्टिकल नंबर 30 जो है वो पूरा हुआ। तो आज हम लोगों ने बाकी के जितने भी बचे हुए जो राइट्स थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आप सबको मैं वापस याद दिलाना चाहता हूं कि कृपया करके आप लोग जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको कैसा लगा और आगे आप लोग क्या चाहते हो वो भी आप मुझे बताइएगा। 2-3 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं उसको भी जरूर आप लोग जो है उनका उत्तर लिखिएगा। जाने से पहले वापस आप सबको याद दिला दूं कि हमारी जो है वो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, और इस अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको जो कोड यूज करना है वो होगा अरविंदा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर 4 PM। बाय बाय।